अस्सलामुअलैकुम। कल हमने आई गेस स्टार्ट एंड किया था रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। डू यू गाइस रिकॉल इट? So what was reforming of petroleum? So we need to start up with, कल हमने बेटा क्रैकिंग डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और उसके बाद हम डिस्कस करना चाहते हैं रीफॉर्मिंग। द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड रीफॉर्मिंग वाज क्रैकिंग वाज डन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। हम ये कहते थे कि पेट्रोल जो है वो 20% तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है फ्रॉम रॉ क्रूड। रॉ जो क्रूड होता है उसमें से हम जितना भी उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल कर लें, जो कुछ भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, उसमें हम सिर्फ बेसिकली स्पीकिंग अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 20% जो है वो मीट अप कर रहे हो। और थ्रू क्रैकिंग हम जो वेरियस हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रेट चेन्स हैं उनको डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट करते हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये फायदा होता है कि हम फिर अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं या पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो रीफॉर्मिंग इज बेसिकली अ क्वालिटी इनहांसिंग प्रोसेस। कल हमने ये बात शुरू की थी और देन वी एंडेड अवर क्लास के low quality petrol basically is converted to a high quality fuel through reforming. So low quality petrol is basically measured in terms of octane rating, या octane number. So octane rating or octane number is a scale to measure the quality of a petrol. और मिनिमम या पुअर क्वालिटी 0 के लिए होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू इट हैज 100. दिस इंडिकेट्स बैड क्वालिटी, दिस इंडिकेट्स बेस्ट क्वालिटी। नहीं, 100 सिर्फ नंबर है। जैसे पीएच वैल्यू होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 up till 14, नो यूनिट। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी यूनिट। तो ये कोई यूनिट नहीं है, ये खुद इट सेल्फ यूनिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पीएच 0 से क्या समझते हैं? एसिड, जबरदस्त, और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एसिड। पीएच स्केल में 0। पीएच 7 से क्या समझ आता है? न्यूट्रल, प्योर वाटर। और प्योर अगर बेस की बात करेंगे तो pH शुड बी 14. So what 14? 14 what? Nothing. It's the number. So 0 to 100, it's a number. 0 being bad quality, 100 being best quality. तो इसमें एक एग्जांपल अक्सर टेक्स्ट बुक्स में हमें मिल जाती है, that is normal octane. Normal octane is basically जीरो का मतलब क्या है? जीरो खुद ऑक्टेन रेटिंग हुई ना। ऑक्टेन से बड़े मतलब ऑक्टेन इज अ स्केल। ऑक्टेन इज अ स्केल, एक नंबर है, ठीक है। उसमें 0 मेजर करता है बैड क्वालिटी पेट्रोल को। टूल है, एक नंबर है। नहीं नहीं, ये यहाँ पे देखो, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इसके ऊपर आते हैं हम, तो अभी डिस्कस करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, व्हाट आई हैव ड्रॉन इज अ चेन एंड वी डोंट ड्रॉ चेन्स लाइक दिस, है ना। हमें इसको थोड़ा सा तरीके से बनाना चाहिए था, इंसानों की तरह। हमने ये यहाँ पे ऐसा नहीं किया।
क्यों नहीं ऐसा किया मैंने, क्यों इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है वो अजीब सा बना है। आई एम लिंकिंग हाइड्रोजन विद कार्बन, दैट इज इनअप्रोप्रिएट, दैट वी डोंट डू इन आवर कैम्ब्रिज, ये ऐसा अलाउड भी नहीं है। तो अब हम ये ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये पीएमसी के अंदर ये ऐसे ही आपको चेंज देते हैं, आप इससे ज्यादा अच्छे तरीके से शायद फेमिलियर हो इस टर्म से। तो ये वाली जो नीचे वाली स्टाइल है ये तो हमारे लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन फिलहाल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर इज कि जो इनका पीएमसी का मोड ऑफ क्वेश्चनिंग होगा हाइड्रोकार्बन्स के लिए, वो ऊपर वाले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा जो हमें नजर आ रहा है, इसलिए आई हैव ड्रॉन दैट। ठीक है, अब ये सिंपल ऑक्टेन है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि दिस रिप्रेजेंट्स 8 carbons, all single bonds. तो इसको होना भी यही चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब इस ऑक्टेन को कहा जाता है, ये है लो क्वालिटी पेट्रोल, जिसे मार्केट लैंग्वेज में कहा जाता है सस्ते वाला पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल जो हम गाड़ी में डलवा रहे होते हैं, नॉर्मल पेट्रोल। जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 2-3 डिस्ट्रीब्यूशंस होती है डिफरेंट पेट्रोल पंप पे। एक पेट्रोल पंप पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिंपल पेट्रोल, एक होता है हाई ऑक्टेन, एक होता है डीजल। सर्टेन गैस स्टेशन आप CNG2। ठीक है, तो हम बात करें नॉर्मल पेट्रोल जिस पे गाड़ी चलती है, दैट इज दिस। ठीक है, अच्छा अब ये सस्ता क्यों है, ये सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास सबसे पहले तो इंजन में जो वेयर एंड टेयर होता है वो ज्यादा होता है। सिंपली पुट, इंजन में जब ये जाएगा तो इंजन को ज्यादा डैमेज करेगा, ये ज्यादा सॉलिड वेस्ट क्रिएट करता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इंजन के अंदर स्टक हो जाते हैं, उससे इंजन धुआं ज्यादा देता है। ये इसके कुछ जो हैं वो समझ लें आप नुकसानात हैं, या कुछ जो है वो सस्ते होने के फायदे हैं। ये होता है इसमें। बेटा प्लीज नो डिस्कशन, क्लास नो डिस्कशन। तो ये नॉर्मल पेट्रोल है। अब इफ आई वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी, सो अब मैक्सिमम क्वालिटी इंक्रीज की जा सकती है अप टिल 100। सो वी कैन परफॉर्म रीफॉर्मिंग ऑफ दिस, यानी कि मैं इस ऑक्टेन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मिंग क्या करूंगा, आई वुड कन्वर्ट इट इनटू अ बेटर क्वालिटी फ्यूल। ये जी सॉरी, नॉर्मल ऑक्टेन नंबर, नॉर्मल ऑक्टेन नंबर इस पेट्रोल का कह रहे हैं या नॉर्मल ऑक्टेन नंबर इस पेट्रोल का 60। अब इसको अगर हम रीफॉर्म करते हैं so we convert it into this. This is known as a high octane petrol. इसकी ऑक्टेन रेटिंग जो है वो होती है 100। बेस्ट फ्यूल। कंबशन एनालिसिस करें, कंबशन एनालिसिस करें। अब कंबशन एनालिसिस का नाम सुना है आप लोगों ने? आपने नहीं सुना, क्यों भाई? एक जो छोटी सी एग्जांपल उसकी मिल जाएगी, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाते। एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करते थे ना, और उसमें हम परसेंटेजेस लेते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, वाटर कंटेंट इतना है, ऑक्सीजन कंटेंट इतना है। तो उस स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस से ये पता चलता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा बर्न हो रहा है। जितना ज्यादा अच्छा बर्न होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए और कार्बन कंटेंट कम होना चाहिए गुड क्वालिटी के लिए, यानी कि परफेक्ट ऑक्सीडेशन हो रही हो। ठीक है, आपने शायद कभी नोट किया हो, विंटर में तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, समर्स में कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके साइलेंसर्स में से ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं पानी के। तो वो जो ड्रॉपलेट्स पानी के गिर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि वो गाड़ी वेल ट्यून्ड है, वो हाई ऑक्टेन पे चल रही है। जो नॉर्मल गाड़ी है
जिस बंदे ने अपनी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल डलवाया हुआ है, उसकी गाड़ी के साइलेंसर में से हमें कोई स्मोक नजर नहीं आएगा, कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आएंगे। दैट मीन्स वो इस वक्त इस कॉन्फ़िगरेशन पे चल रही है, नॉर्मल ऑक्टेन पे चल रही है, क्योंकि इसका कार्बन कंटेंट ज्यादा है। इसको इंजन को जो है ना वो बर्न करने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम उसी गाड़ी में ये वाला फ्यूल डलवा लें, हाई ऑक्टेन डलवा लें, तो उससे फायदा ये होता है इंजन को कि ये इजीली बर्न हो जाता है। इजीली बर्न होने का मतलब सबसे बड़ा ये होगा कि माइलेज गाड़ी का कम हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल वो 1 लीटर में पहले अगर 4 किलोमीटर चलती थी या 10 किलोमीटर चलती थी, तो ऑन हाई ऑक्टेन वो 1 लीटर में 3 किलोमीटर चलेगी या 2 किलोमीटर चलेगी या 5 किलोमीटर चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। इससे वैसे तो फाइनेंशियली नुकसान है, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ गई। एक तो पर लीटर कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि रिफाइनरीज दे ऐड दिस कॉस्ट कि इन्होंने जो रिफॉर्म किया है ना, उस पेट्रोल के भी पैसे हमसे चार्ज करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल किसी भी स्टेशन पे जाएंगे, तो अगर जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 150 रुपीज पर लीटर है, तो इट वुड बी क्लोज टू 200 रुपीज या 190 या 170। डिफरेंट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शेल का अपना प्राइसिंग है, पीएसओ का अपना प्राइसिंग है, टोटल का अपना प्राइसिंग है, तो वो अपने हिसाब से रिफॉर्म करते हैं। जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जैसे पीएसओ को अगर हम हटा दें, तो शेल और टोटल दे also add anti-knock agents। अभी बता, यानी कि ये एडिशनल चीज वो करते हैं फ्यूल के अंदर। एक तो ये कि फ्यूल को रिफॉर्म कर दिया। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्मिंग फ्यूल? इंजन वेयर एंड टेयर कम होगा, सॉलिड स्मोक कम होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, इंजन स्मोक कम देगा, इंजन में से जो मॉइस्चर जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, हैजर्ड है, वो कम हो जाएगा। यानी कि इंजन का जो स्मोक होगा दैट वुड बी मोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स, मॉइस्चर ज्यादा, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका स्ट्रक्चर खुद हमें ये समझा रहा है, सिंस इट इज नॉट अ लॉन्ग चेन, इट इज अ शॉर्ट चेन एंड ब्रांच्ड, तो ये ज्यादा अच्छा एक्सपोज हो जाएगा कंबस्शन के लिए। इसका जो कंबस्शन एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस देना जरूरी है जी। एंटी-नॉक एजेंट्स, आई हैव जस्ट रिटन द नेम, आई हैवंट एक्सप्लेन इट येट। तो जो वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, यू गाइस रिकॉल देम? सबसे पहले तो देखें, आप जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स आर आयनिक बॉन्ड्स, then second is covalent, then पूरा एक चार्ट पढ़ते हैं, सॉरी, आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे टॉप पे क्या आया? आयनिक, देन कोवेलेंट, देन ओके चलें मेटालिक एडजस्ट कर लेते हैं, मेटालिक, हाइड्रोजन, ओके, देन एक मिनट, हाइड्रोजन और फिर, अब ये तो मैं आपसे आपकी बुक का सवाल, एक मिनट, लेट इसी को आंसर करना। हाइड्रोजन थर्ड पे लिया या फोर्थ पे लिया, दैट इज ओके, ठीक है, आगे चले। एक होता था परमानेंट डायपोल, है ना, और एक होता था इंड्यूस्ड डायपोल, है ना, आईडी फोर्स। अब लास्ट में आ जाना, सॉरी, वैंडर वॉल फोर्स, बिल्कुल लास्ट में। यानी कि आउट ऑफ ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैंडर वॉल आर द लीस्ट स्ट्रॉन्ग। याद आई बात? अगर नहीं याद आई तो इसको अपने ईमान का केमिस्ट्री के बुनियादी हिस्सा बना लें। वैंडर वॉल फोर्सेस आर द लीस्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल द फोर्सेस, नंबर 1। नंबर 2, दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें। टॉप वैसे कहा जा सकता है, यस, लेकिन जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो यू ऐड ए स्पेशल कंपोनेंट टू इट, यू ऐड अ स्पेशल कंपोनेंट टू इट। वैंडर वॉल फोर्सेस तो हर सब्सटेंस में एग्जिस्ट कर सकती है जिसमें चाहे हाइड्रोजन है या नहीं, ठीक है, लेकिन अगर एडिशनली हाइड्रोजन है तो फिर आप जिस वैंडर वॉल की आप बात कर रहे हो उसे मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा हूँ। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो सिर्फ 2 फोर्सेस होती हैं, अगर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। अब ये सिर्फ आप जहन में रखिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, इंटर एटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर, बस खत्म। अब इंटर एटॉमिक में क्या आएगा? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव, मेटालिक, ये सब इंटर एटॉमिक में आ गया। अब जो सब बचा वो इंटरमॉलिक्यूलर में,
गॉट इट? अब मैं एक ही नाम में हाइड्रोजन भी ले रहा हूँ, आईडी भी ले रहा हूँ, परमानेंट डायपोल भी ले रहा हूँ और वॉन डेर वाल भी ले रहा हूँ। आउट ऑफ ऑल जितनी बॉन्डिंग पड़े मोस्ट स्ट्रॉन्ग आयनिंग हाँ, उसमें वीकेस्ट, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसमें एक चीज नहीं है ना। नाउ देयर आर मेनी थिंग्स टू इट। अब इतनी मैंने पहले भी मेंशन किया था कि केमिस्ट्री में इतनी खुद केमिस्ट्री नहीं जितनी एक्सेप्शन है। अब वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन है और वैन डेर वाल को आपने वीक कर लिया और आपने मुझे एक लंबी सी चेन पकड़ा दी, तो इसमें शायद हाइड्रोजन से ज्यादा वैन डेर वाल की अट्रैक्शन होगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होंगे। तो मैं इसको ऐसे तो नहीं जेनेरिकली कह सकता कि नहीं आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फिर आप मुझे ये कहेंगे कि सर अगर इसमें फॉर एग्जांपल बेटा आई नीड साइलेंस प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल इसी मेन चेन में लेट्स ऐड अ कीटोन। अब ये ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब इसमें एक नई फोर्स भी आ गई है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो नई फोर्स आई है वो इसी की वैन डेर वाल को अब कम कर रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बढ़ा रही है, तभी ये पोलराइज्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इन सब में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसी में एक हेलोजन ऐड कर दें तो इसका मतलब ये हुआ, वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट से जेनेरिकली कि आउट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर दिस हैज टू बी एट द टॉप ऑलवेज। यूजुअली at most what I can say, usually this stays at the top, what hydrogen bond usually, but there are a lot factors involved in it. ये तो जरूरी नहीं है ना। मैं अगर बिल्कुल किसी बीमारी का शिकार हूँ, मैं पागल हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो 8 हो सकता है 8 साल का बच्चा जो है वो बॉडी बिल्डर टाइप का कुछ हो भाई। अब आप पूरी स्टेटमेंट स्पेसिफिक कर रहे हैं कि मैं भी नॉर्मल हूँ और वो 8 साल का बच्चा भी नॉर्मल है। बिल्कुल लगा देंगे। हाँ सही है, सही कह रहे हैं, सही है जी। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहीं जरूरी नहीं है, उसमें लोन पेयर भी आ जाएंगे। मैं इसीलिए देखिए, आप कभी भी इतना अगर आप बेटा इतना सिंपल ले रहे हैं ना केमिस्ट्री को, पहली एसेंस में समझ जाएं यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऐसा है ही नहीं ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अमोनिया में है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर में है, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव सेम होना चाहिए। नहीं है सेम, बिल्कुल नहीं है सेम, तो मैं आप कैसे कंपेयर कर लूँ? सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इन सबको डिस्कस करेंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा, परेशानी ना हो। So let's come back to the topic. First one was octane. That is a bad quality fuel, low octane rating, recommended नहीं है। सबसे बड़ा फायदा उसका जो हमें मिलता है वो क्या है? वो सस्ता है, मार्केट में बहुत सस्ता होता है। जो नीचे ब्रांच स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबसे पहले तो इस ब्रांच स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तो इसको होना चाहिए 2,2,4 ट्राइमीथाइल पेंटेट। ये जो मैंने नाम लिखा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसके लिए ये कोई बहुत नई चीज है? मे बी आप नाम नहीं दे सकते थे, बट अब आपको समझ में आता है कि मैंने क्या नाम दिया। बेटा आई एम टॉकिंग टू ईच एंड एवरीवन, इज दिस अंडरस्टूड? आर यू श्योर? ये एमसीक्यूज में यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ नेमिंग ना,
मैं पूरी नेमिंग अभी आपको साथ साथ शुरू कराऊंगा बिकॉज इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट, तो अभी हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक को इंट्रोड्यूस करें, नेमिंग हम पढ़ेंगे, बट इज इट अंडरस्टूड? So I can say 2,2,4-trimethyl pentane is basically a high octane fuel. First thing, what is the octane rating for it? It's 100. The best possible gasoline available overall in the world. इससे अच्छा fuel नहीं हो सकता. Reason, easily combustible, no solid combustion, only moisture content is left after combustion. ठीक है, less wear and tear of the engine. ऐसा नहीं कि wear and tear होगा नहीं, कम होगा. नुकसान, इसका नुकसान क्या है? हाई ऑक्टेन का नुकसान क्या है? लो माइलेज, हाई कॉस्ट, माइलेज कम है, कॉस्ट ज्यादा, ये इसका नुकसान। बच्चे समझते हैं कि हाई ऑक्टेन का तो कोई नुकसान नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ही पैसों का नुकसान। हाई ऑक्टेन कॉस्ट अस मोर, लेस माइलेज। व्हाट डू आई मीन बाय लेस माइलेज? गाड़ी 1 किलोमीटर अगर 1 लीटर में अगर पहले नॉर्मल वाले फ्यूल पे 4 किलोमीटर चल रही थी, तो इस पे 4 नहीं चलेगी, लेस देन 4 चलेगी। हम यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिकल कार्स की बात नहीं कर रहे, हम प्लग इन हाइब्रिड्स की बात नहीं कर रहे, हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे, सिंपल गाड़ी की बात। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू एंटी नॉक एजेंट्स। ये अब क्या चीज है? सो एंटी नॉक एजेंट्स बेसिकली ज्यादा अच्छे तरीके से उन लोगों को समझ में आ जाएगी बात। कैन आई सेव इट? कैन आई मूव ऑन? एक मिनट, एक मिनट जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है किसी को? जी, मैंने इस फ्यूल के थोड़े से हैजर्ड्स यहाँ लिखे हैं कि ये वाला जो फ्यूल है ये लो क्वालिटी है, इसका एक ये नुकसान है, एक ये है। हम इस फ्यूल को, जो कल हम बात कर रहे थे रीफॉर्मिंग की, हम इस फ्यूल को थ्रू रीफॉर्मिंग अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा बनने के बाद ये बनेगा अच्छा मतलब ब्रांच स्ट्रक्चर, मोर इजीली कंबस्टेबल, लेस सॉलिड वेस्ट और लो इंजन वेयर एंड टेयर। कार्बन कंटेंट आपने मिस कर दी बात, बेटा कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। आप देखें पहले तो कराची में कोई बस चली जाती थी, बसेस जब चलती थी तो आप अभी भी अगर कोई ट्रक वगैरह देखें ना, तो वो ब्लैक पूरा धुआं जो है ना वो छोड़ते हुए आता है माशाल्लाह। तो वो जो स्मोक है दैट कंटेन्स व्हाट? कार्बन, मोर कार्बन। सिंपल, बड़ी सिंपल से एनालिसिस कर लो। लेकिन जो हमारी नॉर्मल गाड़ियां होती हैं उसमें से कभी किसी में से हम कम काला धुआं तो नहीं देखते। हो सकता है वो कोई थोड़ी सी पुरानी भी हो जाए, लेकिन उसमें से उस तरह का ब्लैक स्मोक नहीं होता जिस तरह का ये बड़े कंटेनर्स में से होता है। अच्छा, अब वो जो बड़े कंटेनर्स होते हैं दे यूजुअली वर्क ऑन डीजल या दे यूजुअली वर्क ऑन ईरानी पेट्रोल। वो ऑक्टेन से भी ज्यादा फारिग है, दैट कॉस्ट पर लीटर अराउंड 100 रुपीज, क्योंकि उनकी जो कम्यूट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसको जो ओरिजिनल अनरिफाइंड क्रूड पेट्रोलियम है वो डायरेक्ट उसे ही डालते हैं इंजन में और बर्न करता है, क्योंकि उनके इंजन इतने हेवी ड्यूटी होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, तो उसके अंदर कोई भी चीज आ जाए गेट्स बर्नड आउट। तो उनके इंजन को तो इतना डैमेज नहीं होता, लेकिन एनवायरमेंटल कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा होती है। ईरान से पेट्रोल ना खरीदना तो पॉलिटिकल एक चीज है, वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिबेट। सो एंटी नॉक एजेंट्स, ठीक है। अब एंटी नॉक एजेंट्स क्या होंगे? एंटी नॉक एजेंट्स बेसिकली आर टू substances. One is TML and the other one is TEL, कि ये एडिशनल सोर्स है रीफॉर्मिंग। कुछ कंपनीज रीफॉर्मिंग के साथ ये भी ऐड कर देती है, दैट इज एन एडिशनल कंपोनेंट ऑफ रीफॉर्मिंग। ठीक है, टेट्रामीथाइल लेड इट मींस, and tetraethyl lead this means। TML and TEL। अच्छा, अब ये जो TML है या TEL है ये बेसिकली
क्या करता है, ये इंजन में जो नॉकिंग होती है उसको खत्म कर देता है, यानी कि देयर इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन एवरी इंजन दैट इट हैज टू नॉक। अब नॉकिंग क्या होती है, जो भी यहाँ पे अगर आपने कभी ड्राइविंग की है, सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गाड़ी जो है वो रैपिडली एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, रैपिडली एक्सेलरेट करते हैं, सो अगर वो ऑटोमेटिक भी है और अगर वो फाइन ट्यून्ड नहीं है, यानी कि उसकी ट्यूनिंग ड्यूअर आपने नहीं कराया, तो वो क्या करेगी, झटके लेके नो देन इट एक्सेलरेट्स। तो वो जो झटके ले रही है वो क्यों ले रही है, वो इसलिए नहीं ले रही कि आपने कोई गलती है, वो इसलिए ले रही है कि जो उसमें पेट्रोल मौजूद है वो उसको उतना कैलोरीफिक आउटपुट दे ही नहीं रहा जो उस इंजन की रिक्वायरमेंट है। तो इट वांट्स टू बर्न मोर फ्यूल बट इट इज नॉट एबल टू बर्न दैट फ्यूल। सो इंजन में जो पिस्टन रिंग्स होते हैं वो एक्सपैंड होना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि फ्यूल ही बर्न नहीं हो रहा, फ्यूल ही नहीं चल रहा है, तो वो एक्सपेंशन कर नहीं पा रहे, दैट क्रिएट्स अ नॉक। तो पिस्टन नीचे जाके पूरा वापस नहीं आता, धक्का खाता है, फिर आवाज आती है इंजन में से, गाड़ी में से। उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि वी एड एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, एक्सेलरेशन में बहुत हेल्प करता है, यानी कि इफ समवन इज ड्राइविंग अ स्पोर्ट्स कार तो उसकी गाड़ी में तो कंफर्म्ड एंटी नॉकिंग एजेंट्स डाले जाए। पहले ऐसा होता था कि जब नई गाड़ियां हम कंपनी से लेते थे, निकलवाते थे, तो वो हमें इंजन टैबलेट्स देते थे, यानी कि 2 गोलियां जैसे नहीं खा रहे होते, फिनाइल टाइप की टैबलेट्स, वो गाड़ी के टैंक में डाल देते थे वो। तो वो TML होता था और उसकी एक माइलेज ड्यूरेशन होती थी कि 1 लाख किलोमीटर तक दोज 2 टैबलेट्स आ रहे हैं। तो जाहिर है जब नई गाड़ी ले रहे हैं, कंपनी इतनी अच्छी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती पाकिस्तान में, सिर्फ असेंबली करती है, तो वो क्या करती थी, अपने कस्टमर्स को ये दिखाने के लिए, देखें कितना जबरदस्त पिक है, वो एडिशनल कंपोनेंट ये ऐड करती थी। ग्लोबली ये बैंड है, नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेड। तो लेड इज कार्सिनोजेनिक। आप अगर कंबस्शन करवा रहे हैं लेड फ्यूल की और आप एनवायरनमेंट में लेड कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं। आपने जो एक चीज सुनी होगी वो ये होगी कि यूरो 5 स्टैंडर्ड्स हैं, कभी सुना है आपने? जो हाईएस्ट रेटिंग हमारे मुल्क में फॉसिल कार के लिए अवेलेबल है आज की तारीख में, वह यूरो 5 स्टैंडर्ड। यूरो 5 स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? यूरोपियन यूनियन दे सेट्स द कंबस्शन एनालिसिस स्टैंडर्ड्स। अपने मुल्क में वो लोग करते ये हैं, अपने नेशंस में, कि वो गाड़ी जब भी कोई भी कंपनी बनाती है तो उसको टेस्ट रन के दौरान ये चेक करते हैं कि ये इंजन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे क्या क्या कितनी कितनी तादाद में इमिट करता है। कार्बन कितना इमिट करता है, वाटर कितना इमिट करता है, सॉलिड कार्बन कितना इमिट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इमिट कर रहा है, वो ये चीजें चेक करते हैं। जब वो ये चीजें चेक करते हैं तो वो टारगेट्स देते हैं कंपनी को कि राइट नाउ इन दिस ईयर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आपके पास जो है वो लेट से 1 मोल जो है ना वो कार्बन एमिट हो रहा है फॉर एग्जांपल। अब नेक्स्ट ईयर आपका टारगेट होगा कि ये 1 मोल कार्बन ना हो, ये 0.5 मोल कार्बन। इसका फायदा क्या होगा कि कार्बन कंटेंट यू स्टार्ट टू डिक्रीज ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 वो कम होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कार्बन कंटेंट को अगर आपने कम कर दिया तो इसका क्या फायदा होगा? पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। तो वो यूरो 1 से शुरू किया था उन्होंने, एंड नाउ दे आर एट यूरो 11 स्टैंडर्ड्स विद ऑलमोस्ट एक्सेप्टिंग नो कार्बन एट ऑल। 0.01 पर मोल जो है ना वो अलाउ करते हैं कार्बन को, वो नेग्लिजिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। और यही वजह है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स में दे हेट फॉसिल कार्स नाउ। वो इलेक्ट्रिक कार को प्रेफर करते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, इतनी मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी, उससे बेहतर है हमें एक इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड दे दो, हमें कोई मसला नहीं है, उस पर चला। लेकिन हम लोग अभी तक यूरो 5 पे है। यूरो 5 इन्होंने लॉन्च किया था 2005 में, हम आज उस पे आए हैं, लेकिन पहले तो हम इस पे भी नहीं थे। सो अब कंपनीज इंश्योर करती हैं, छापे भी मारते हैं लोग, कि कभी भी किसी भी पेट्रोल आउटलेट पे हमें अगर TML और TEL मिल जाएगा तो उस कंपनी का डायरेक्ट लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। ये स्ट्रिक्ट रूलिंग दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि TML और TEL ये अब पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अलाउड नहीं है, वर्किंग नहीं। तो यूरो 5 स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या शो करते हैं? यूरो 5 स्टैंडर्ड्स ये शो करते हैं कि आपके पास लो कार्बन कंटेंट होगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 years,
यूरो 6 का मतलब होगा ओवर द पीरियड ऑफ 6 years, यूरो 7 का मतलब होगा ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। तो ये थोड़ी बहुत चीजें, ये आई हैव सीन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन AKU। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये वैसे भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मैंने AKU के क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि उन्होंने पूछा हुआ है, नॉकिंग के बारे में आया हुआ है, वहां पे एंटी नॉकिंग एजेंट्स का नाम लिखा हुआ है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स में जो कार्सिनोजेनिक है वो क्या है, लेड है। क्यों परमिसिबल नहीं है, क्योंकि वो लेड के अपने जो भी नुकसान आते हैं। ये कुछ MCQs थे जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years मुझे बच्चों ने बताए हैं, तो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, इज दिस क्लियर जी? इंजन साइंस आ जाएगी, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, लेकिन फिर यहाँ पे क्लास का वो कोई फायदा नहीं होगा। तो कल आप क्लास के बाद रुक जाइए, तो आई वुड एक्सप्लेन इट थ्रू अ स्कीमेटिक डायग्राम। अच्छा, TML और TEL हो गया, एंटी नॉकिंग एजेंट्स हो गया, नॉक हो गया। ठीक है, ये रीफॉर्मिंग की बात हो गई और क्रैकिंग की बात हो गई। छोटा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड रीफॉर्मिंग? तो लॉन्ग चेन तो शॉर्ट चेन यहाँ पे भी कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्टेन से पेंटेन में आया, दोनों में। क्रैकिंग में क्या हुआ? हाँ, जबरदस्त, गुड। बिकॉज आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के टर्म्स में बात करेंगे तो ऑक्टेन में भी 8 है और 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में भी 8 है। दैट इज दी दैट इज रीफॉर्मिंग। लेकिन अगर मैं इसी को क्रैक करता, तो इफ आई एम स्टार्टिंग अप विद एन ईथेन ऑक्टेन, आई वुड एंड अप हैविंग एनीथिंग लेस देन 8। अब हो सकता है वो पेंटेन होता, हेप्टेन होता, हेक्सेन होता, ईथेन होता, मीथेन होता। तो वो मेन चेन चाहे ब्रांच दो चाहे नॉन ब्रांच दो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे। दूसरी बात, ये तो केमिकल एनालिसिस हो गया। जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो क्या कहता है? ट्रैकिंग इज डन टू रिमूव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। मैंने कल मेंशन किया था, हम क्रूड पेट्रोलियम से 20% तक की अपनी फ्यूल एक्सट्रैक्शन रिक्वायरमेंट्स मीट अप करते हैं। 20% इज फार लेस। हम चाहते हैं कि ज्यादा पेट्रोल बने, तो हम क्रैकिंग करते हैं बड़े बड़े कार्बन कंटेंट्स की, बार बार क्रैक करते रहते हैं C20 वाली चेन को, until we end up with C4 या C5 जो एक्सेप्टेबल रेंजेस में। तो क्रैकिंग बेसिकली मोर एक इंडस्ट्रियल स्केल पे की जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन रीफॉर्मिंग सिर्फ एक समझ लें एक नॉन एसेंशियल चीज है, जो सिर्फ इंजन मेंटेनेंस के लिए बहुत कम कॉस्ट पे की जा सकती है, और नेसेसरीली ये कोई एक्सेप्टेबल आइडिया नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म is basically divided into two types। क्या क्या होंगे वो? एक होगा स्ट्रक्चरल और एक होगा स्टीरियो। इसको पूरा ऑप्टिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम अलग तफसील से देखेंगे, अभी इसको पार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टीरियो वाली जो बात है ये सिर्फ AKU में है। लेकिन स्ट्रक्चरल वाली जो बात है वो AKU और PMC दोनों के टेस्ट। तो पहले स्ट्रक्चरल को इन डिटेल देखें, स्टीरियो हम बाद में देखेंगे जब हम कायरल सेंटर्स वगैरह देख रहे होंगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से अब हमें कितने पता है पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं। 3, गुड। क्या क्या? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, गुड। सो चेन, एक काम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में we can start up with chain isomerism। so chain isomerism क्या होता है? so two isomers differ in their main chain। for example, we have a pentane and then we can have, अब इसका भी नाम आप मुझे बताइएगा,
लेट्स सी आप कितना अच्छा करते हैं। इसका यूपीएससी नेम क्या हो? तो इसका नाम होना चाहिए 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन। सो हम कहते हैं कि पेंटेन एंड 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर्स। देन सेकंड पे हम ले आते हैं, ये फर्स्ट कर लेते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? सो टू आइसोमर्स differ in the position of functional group. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1-क्लोरोप्रोपेन, और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अ हैलाइड, और इसके अलावा जो फर्क है वो सिर्फ उसकी लोकेशन का। ठीक है, कैन आई स्विच द स्लाइड? हाँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म के हेडिंग में लिखा हुआ। Can I change it? Is anyone writing? अब क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? So two isomers differ in their functional group itself. इसमें हम बड़े आराम से ला सकते हैं अल्डिहाइड, और क्या ला सकते हैं? कीटोन। तो अल्डिहाइड की एग्जांपल अगर हम ले लें, और कीटोन की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो इसका क्या नाम होगा? का क्या नाम होगा? Aldehydes are IUPAC named as alkanal. Yes, हाँ, मैं alkanal कहता हूँ। So this is basically what propanol. अच्छा, अब ये क्या होगा? That is a ketone. ये क्या होगा? बेटा ठीक है, I get your privileged background. Please stop fighting. Ketone, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे आपको तंग करने के लिए रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या मैं ये लिख सकता हूँ?
पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं ये हैं कौन कौन से ग्रुप। फर्स्ट वन, व्हाट इज दिस? नो, एस्टर इज सी डबल ओ। एक्सेंट में नहीं बताना, ऐसे ही बता देना बस। आ गया ईथर, एक्सेलेंट जॉब, जबरदस्त। और ये अल्कोहल होगा। हाँ वो तो सही है। अच्छा अब इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? हाउ डू वी नेम इट? ईथर में बहुत सारे हो सकते हैं। So ethers are named as alko-oxy-alkanes. Alko-oxy-alkanes, very simple. ऑक्सी ग्रुप आ जाएगा एक के साथ, ALK में वही हमारा सीक्वेंस रहेगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सो अल्को-ऑक्सी-अल्केन, वो इसका कॉमन नेम हो सकता है, वो इसका कॉमन नेम हो सकता है। तो अगर मैं ईथर का नॉमेनक्लेचर भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी अगर हम इसको जहन में रखें कि आई रेफर्ड अल्को-ऑक्सी अल्केन, तो इसमें ये जो एक अल्को-ऑक्सी होता है ना, ये हमेशा स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन होता है इसमें, और ये होती है मेन चेन। हाँ, CH3OCH3, दिस बिकम्स व्हाट? सो ये क्या बनना चाहिए बेस्ड ऑन दिस नेमिंग क्राइटेरिया? अब इसमें तो दोनों सिमेट्रिकल हो गए ना, यानी कि कोई स्मॉल चेन नहीं है, कोई मेन चेन नहीं हो सकती। ईदर साइड इट कैरीज वन कार्बन, तो इसमें स्मॉल चेन तो छोड़ दें आप। अब इसका नाम क्या होगा? जबरदस्त, मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन अदरवाइज, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर, अदरवाइज यू नीड टू रिकॉल, यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड कि वी वुड यूज अल्को-ऑक्सी फॉर लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब वो किसी भी साइड पे हो, फॉर एग्जांपल एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, तो मीथो-ऑक्सी होगा या मिथॉक्सी होगा। और अगर एक साइड पे फॉर एग्जांपल प्रोपाइल ग्रुप है और एक साइड पे पेंटाइल ग्रुप है, तो पेंटाइल वुड बी पेंटेन, बाकी हो जाएगा प्रोपॉक्सी। ठीक है, अब ये क्या होगा? क्या है? प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो नहीं, एक अटेंडेंस की भी होती है। गुड, सो ये क्या होगा? IUPAC ने So these are basically functional isomers. यहाँ तक तो कोई नई बात आपने नहीं की, कोई नई बात आपसे एक्सपेक्ट नहीं की गई। अब आप नई बातें करने वाले। मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये न्यू इम्प्रूव्ड आइसोमेरिज्म, नहीं नहीं, मेटामॉर्फिज्म, मेटामेरिज्म, ये है आइसोमेरिज्म प्रो मैक्स। सो मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है? तो टू आइसोमर्स हैविंग, मैं कहीं पे भी नहीं पढ़ा, हैविंग एस, यार मुझे लिखने दो लड़के, मैं बड़ी मुश्किलों से रट्टा मार गया, भूल जाऊं। हैविंग asymmetrical distribution of carbon across the same functional group। यही बेसिकली रीजन था, मैं आपको अभी से ये बताना चाह रहा था कि ये चीज यहाँ पे वैलिड हो सकती है। अब देखें फॉर एग्जांपल हम दो मेटामर्स बनाना चाहते हैं, अगर दो मेटामर्स बनाना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट अप विद, एक बनाते हैं ये, आपको इससे ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाए। सो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो अक्रॉस ऑक्सीजन, बेटा प्लीज बातें नहीं करें, प्लीज बातें नहीं करें, क्या करूं मैं आके, आप बातें नहीं करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप। सो ये एक आपने बना लिया फॉर एग्जांपल ईथर, ठीक है। अब इसका दूसरा देखो, अगर मैं सिर्फ ओरिएंटेशन या सिमेट्री चेंज कर दूं, तो मैं ऑक्सीजन को या किसी एक अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर देता हूँ। सो इसका मतलब ये होगा कि
कुछ ऐसे हो जाए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर 4 हियर, दे आर 4 हियर। तो ये दोनों मेटामर्स हैं बेसिकली, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट सिमेट्री। गॉट इट? सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट सिमेट्री। नाउ हाउ वुड वी नेम इट? अब ये तो अभी की नॉलेज के ऊपर होना चाहिए। ईथो ऑक्सी ईथेन, नहीं मेटामेरिज्म हो रहा है, जनरली किसी में भी हो सकता है। मैं इसको कीटोन पे भी अप्लाई कर सकता हूं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलेंट, मिथॉक्सी क्या? प्रोपेन। वेरी गुड। So let's move on. Is anyone writing? Yes. Asymmetrical होना चाहिए। कीटोन्स पे हो सकता है, ईथर्स पे हो सकता है, अभी तक की तो डिस्कशन में यही आ रहा है। और देखें हर उस कंपाउंड पे हो सकता है जो डबल लिंकेज बनाएगा। अल्डिहाइड पे नहीं हो सकता क्योंकि अल्डिहाइड हमेशा टुवर्ड्स द एंड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टुवर्ड्स द एंड आएगा। मैं थोड़ा सा अगर आपको तंग करूंगा तो मैं इसको साइक्लो पे भी ले जाऊंगा, लेकिन दैट गोज बियॉन्ड दिस स्कोप, फिलहाल नहीं पढ़ना। नहीं, क्वेश्चन इज नॉट कंपेयरिंग ऑक्सीजन विद लेफ्ट एंड राइट, कंपेयरिंग टू मेटामर्स। वर्टिकली कंपैरिजन करो, हॉरिजॉन्टली कंपैरिजन नहीं। तो मैंने ऐसे एसिमेट्रिकल, जैसा ऊपर मेटामर बना हुआ है वैसा नीचे नहीं है। आई एम कंपेयरिंग दिस विद दिस, आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस। वो तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चला जाऊंगा ना, कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एक ही चीज हो गई, एक ही चीज हो गई। हाँ, आई एग्री टू दिस। जी, अब मैं क्या, एस्टर्स पे हो सकता, गोज बियॉन्ड दिस स्कोप, अभी नहीं करेगा। अल्कोहल पे कैसे होगा? देखो OH, जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो है वो एक कनेक्टिविटी शो करेगा। मैं इसका वेट कर रहा था कि कोई मुझे बोले, लेकिन फजूल बात नहीं चल रही। तो आप लोग इसको पोजीशन में लेके जा सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमें पता हो मेटामेरिज्म भी कोई चीज है, एंड दीज पीपल दे हैव दिस कॉन्सेप्ट कि ये अलग कोई चीज है। हो गई, ये अलग नहीं है, इसको आना चाहिए था पोजीशन की टाइप्स में, लेकिन इसको हम स्ट्रक्चरल की टाइप्स में ये लोग पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। किस में? अच्छा, मेथॉक्सीप्रोपेन में। नहीं तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फिर ये क्या बनेगा? हाँ सही है, ठीक है, बन गया। लेकिन अल्कोहल का आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया ना। मेटामेरिज्म में क्या कंडीशन रखी है? मैं सेम फंक्शनल ग्रुप, आप ये क्यों भूल रहे हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप विथ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बन जाएगा, जैसे एल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है। ठीक है, जी सॉरी, कम अगेन। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, आउट ऑफ क्वेश्चन बात हो गई। Isn't, are they two same functional groups?
Just answer this. No. You now that is, you know, you're changing. What is a functional group? How do you define a functional group? Okay. Next is type 1, 2, 3, 4, 5. अब ये ज्यादा मजे का. Tautomerism isomer. नहीं, ये टॉन्ट नहीं है. Tautomerism isomer. So two isomers. हम क्लास के बाद फुल तफरिया करेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे. सही, अभी हम पढ़ लेते. गुड. Two isomers that differ in प्रोटॉन लोकेशन होना चाहिए. अब इसमें हम लेके आ सकते हैं let's compare this amino acid with this. तो एक मिनट. सो अगर हम इस हाइड्रोजन को यहां से शिफ्ट करें यहां पर, सो ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स बने. अच्छा, बेसिकली स्पीकिंग थोड़ा सा देखा भी जाए अगर, तो इस स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा सब्सटेंस बनने जा रहा है. बेटा, आई नीड साइलेंस. लेट मी एक्सप्लेन इट. यहाँ पे इफ वी कंपेयर दिस OH ग्रुप विद दिस H, सो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो होगा, एक लोन पेयर होगा. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. ठीक है. OH में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन. Am I right? So that explains this idea. अब अगर OH में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन सीक्स अ लोन पेयर, एक अकेला पड़ा हुआ है, उसको नजर आ रहा है नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या कर सकता है? डेटिव बॉन्ड बना सकता है. एक्सीलेंट जॉब. तो वो यहां से शिफ्ट होकर रीलोकेट हो जाता है इसके ऊपर. यानी कि इनिशियल फेज में दिस वुड बी दी स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो सैचुरेशन में आएगा, यानी कि सेटलिंग स्टेज में आएगा या टर्मिनेशन स्टेज में आएगा, सो दिस वुड बी दी स्ट्रक्चर. सो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? टॉटोमर्स. इसे ज़्विटराइन भी कहा जा सकता है. मैं वहां पे भी नहीं जाना चाह रहा. और इसके अलावा कोई और एग्जांपल मिलेगी भी नहीं आपको. अमाइनो एसिड्स में एग्जिस्ट करेगी, इनिशियल स्टेजेस में एग्जिस्ट करेगी, सून आफ्टर पेप्टाइड लिंकेजेस. पहला स्ट्रक्चर लेफ्ट वाला होगा, सेटलिंग टाइम टर्मिनेशन के बाद राइट वाला. करेक्ट. इसके साथ फॉस्फेट लगाएंगे तो बायो की बात हो गई. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बायो की बात. ये फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, सेम फंक्शनल ग्रुप से. COOH और NH2 दोनों अमाइनो एसिड्स, सेम फंक्शनल ग्रुप है. क्योंकि आप जब इसकी बात करो, सो अगर ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज हो, तो ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है. क्यों? अभी तो टाइम है, जल्दी से थक गया जा. तो यहाँ तक वी हैव डिस्कस्ड आइसोमर्स. ठीक है. अच्छा, अब छोटी सी डिस्कशन हम करेंगे और यही हमारा फ्रेंड रहेगा कि हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करने के बाद विल शिफ्ट टू IUPAC नेमिंग, then we'll again come back to the theoretical part, then we again shift to the IUPAC. उसमें ये होगा कि almost every class would have a certain weightage of naming और certain weightage of theoretical part. अगर आप PMC देखते हैं, उसमें स्कोरिंग ट्रेंड देखते हैं, तो ऑर्गेनिक उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा देता है जिनका IUPAC नेमिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग हो. उसका रीजन क्या है? देखिए, हमारे जो पेपर्स बनते हैं
उसमें दे हेट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर बनाते हुए ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके दो रीजन है, एक तो ये कि अच्छा है नहीं बनाते, उसका रीजन पता है क्या है, जिस क्वालिटी की वो प्रिंटिंग करते हैं ना बेटा, वो एंड में ये नजर ही नहीं आएगा कि ये नेगेटिव था भी या डैश था या नहीं था। गॉट इट? तो प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि स्ट्रक्चर्स क्लियर बनते नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, सो व्हाट दे प्रेफर टू डू इज दे राइट एवरीथिंग। अब वो इसका नाम लिख रहे हैं। अब अगर आप नाम जो है वो फॉर एग्जाम्पल सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सो मोर देन 90% ऑफ योर जॉब इज डन। अब आपको सिर्फ रिकॉल करना होगा कि आगे किस रिएक्शन की वो बात करना चाह रहा है, दैट्स इट। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना हम लोगों को, कैम्ब्रिज वालों को, इंटर वालों को नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, तकरीबन 300 350 बच्चे बता रहे थे, आई डोंट नो, स्ट्रक्चर्स कराए जाते हैं, क्योंकि उनके पेपर में जो उनका स्टडी मोड होता है उसमें कोई उसकी वेटेज होती है पता नहीं 5-10 मार्क्स की, तो वो स्कोरिंग होता है ना, तो वो बच्चों को अलग से कराते हैं बिठा के। हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, हमारी स्ट्रेंथ होती है कि हम केमिकल रिएक्शंस के टाइटल से जान जाते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है, हम इस पूरे रिएक्शन को समझा सकते हैं कि ये अमाइनो ग्रुप था, ये हट गया, ये अमाइड बन गया, ये पेप्टाइड लिंकेज बन गया, तो ये बन गया, तो बेंजीन ने ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर ली, ये वाला कैटालिसिस में डाला था, ये हो गया, खत्म हो गया। उनको ये नहीं आ रहा होता, उनके लिए वो चैलेंज होता है। तो आपको जिस पे मेहनत करनी पड़ेगी, दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे हैव अ कैम्ब्रिज बैकग्राउंड, उनको नेमिंग पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और नेमिंग इज वन थिंग which you cannot understand through recorded lectures. उसके लिए आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, सी अभी तक फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल आया, अगर जिस बच्चे ने क्लास में उसको सॉल्व किया, वो मेरे साथ सिंक्रोनाइज है इस बात के ऊपर कि सर ने ऐसे करा, मैं ऐसे कर रहा था। एक वो बच्चा जिसने किया ही नहीं, वो उसने क्लास में भी काम नहीं किया, अब वो जब घर पे जाके उसको सॉल्व करेगा और वो एक अलग तरह से सॉल्व करेगा और वो ये देखना चाहेगा कि मैंने कैसे किया, तो उसको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो ही नहीं सकती जिसको जो उस वक्त हो जाती। सिमिलर इज द केस विद नेमिंग। एक तो हमारी नेमिंग नंबर वन स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हो जाएगी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और एवरीवन हैज टू राइट अ नेम, चाहे गलत लिखें चाहे सही लिखें, नेम लिखें, नंबर वन। नंबर टू, नेमिंग के अंदर भी फिर हमारी जो अप्रोच होती है ना, व्हाट वी डू इज हम डबल बॉन्ड्स को और ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करके लिखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मेन चेन है, उसमें डबल बॉन्ड आ गया है, तो हम लिखेंगे हेक्स 2ईन, वहां पे लिखा जाएगा 2-हेक्सीन। सो एंटायर कन्वेंशनल डिफरेंस है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आई वुड स्टार्ट अप एक्सप्लेनिंग बोथ द नेम्स इनिशियली, लेकिन फिर मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि पीएमसी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमारे कैम्ब्रिज में तो कोई आईयूपीएससी नेमिंग की एज एन रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो वो एक अलग बात है, अभी हम वो नहीं करेंगे। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? आईपैड पे लास्ट टाइम हुआ था बस, अभी 2-3 मसले चल रहे हैं। नंबर वन, सिंध मेडिकल कमीशन सेज हम अपना टेस्ट खुद लेंगे, हम पीएमसी जो फेडरल देता है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक इशू चल रहा है अभी करंटली, वी डोंट नो कि वो कहाँ एंड अप होगा। नंबर टू, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये जो टैब पे हुआ है ये हमारा एक्सपोजर सही नहीं रहा। टैब पे 2-3 मसले हुए थे, 2-3 मसलों में से जो सबसे कॉमन मसला था वो ये था कि टैब हैंग हो रहा था। ठीक है, अब वो बंद करके अगर ऑन करते थे तो वो स्कोर फाइनलाइज हो जाता, यानी कि वो स्कोर फाइनलाइज हो गया, उस बच्चे ने करना था अभी अटेम्प्ट, लेकिन उसका स्कोर फाइनलाइज हो गया, और वो वहां पे जो एडमिन थी वो उनको बच्चों को हेल्प नहीं कर रही थी। ये सबसे कॉमन मसला था कि टैबलेट हैंग कर रहा है। नंबर टू ये था कि कोई बच्चा ये समझता था कि उसको प्रीवियस आंसर को फॉर एग्जाम्पल चेंज करना है, वो बैक गया, फिर वो आगे जब आया है तो वो उसका फाइनल स्कोर वहीं पे रिकॉर्ड होगा। ये इश्यूज थे। ये इश्यूज नॉर्मली उसमें नहीं होते, जो हार्ड कॉपी वाला होता है उसमें नहीं होते, उसमें बहुत ज्यादा फिर भी बेहतर रहता है। अगर ये इसको थोड़ा सा सेंट्रली कर लेते तो ये बहुत अच्छा होता आपके लिए भी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है ना, डिजिटलाइज्ड होता उसी वक्त आ रहा होता, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। तो एक डिबेट उसके ऊपर भी एक केस फाइल हुआ है कि वो नहीं होना चाहिए था, तो वो थोड़े थोड़े दिन के बाद उसकी परसेंटेज एक्सेप्टेंस कम कर रहा है।
अब वो कहाँ सेटल करते हैं वी डोंट नो। जब हम अपने फाइनल डेज में होंगे प्रिपरेशन में, अभी जैसे मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि ये मेरे जहन में आया है, ये मुझे उस बच्चे ने भेजा था, ये क्वेश्चन है, तो ये मेरे जहन में होता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब हम बिल्कुल फाइनल डेज में जाएंगे ना, जब हम आप समझ लें शायद एक हफ्ता या एक हफ्ते से भी कम रहता होगा आपके पीएमसी के फाइनल एग्जाम में, तो फिर मैं एक सेशन रखूंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि आपको ये समझा सकूं, आपको उस एग्जामिनेशन मोड में लेके जा सकूं जो वहां होगा आपके साथ, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो कोई और करता है। यूजुअली जो कैम्ब्रिज के बच्चे होते हैं उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है एनवायरनमेंट। वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई इंसानों वाला एनवायरनमेंट नहीं होता। हमने थ्रू आउट जिस माइंडसेट से पेपर दिए होते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन हॉल दिस हैज टू बी अ डिसेंट एनवायरनमेंट, नो नॉइज, नथिंग रॉन्ग शुड गो देयर, ये नहीं होता वहां पे। बहुत मेसी होता है, बहुत रूड होते हैं लोग, बहुत शोर हो रहा होता है, डिस्कशन हो रही होती है, बातें कर रहे होते हैं, वो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, 10 मसले उनके चल रहे होते हैं। लेकिन इन ईदर केस हमें तो देना है ना एग्जाम, हमारे लिए वो अलग से तो एग्जाम नहीं लेंगे। तो एक ये चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि हम ये वाली गलतियां ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बच्चों को बोला था, टैबलेट के ऊपर दे रहे हो, टैबलेट को तंग नहीं करना वरना टैबलेट तुम्हें तंग करेगा। इस बेवकूफ ने कहा कि वापस जाके करेक्ट करो, जो हो गया वो हो गया, आगे जाते रहो। एंड दे हैवंट लिसन टू मी कि बस जाना है, होशियारियां करनी है। तो वही हुआ, 3 लोगों ने कहा, एक्सेप्ट किया कि सर आपने कहा था, और वो रोते हुए आए, और वो देवर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स। उनका रिस्पॉन्स टाइम शायद बहुत खतरनाक केस में 40 सेकेंड्स का था। एक्सीलेंट कैंडिडेट्स थे, बेहतरीन कैंडिडेट्स थे, और उनका स्कोर सिर्फ इस वजह से बहुत कम। नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप ये जितने मर्जी एतराज कर लें, आई कैन एग्री विद यू, लेकिन यू हैव टू डील विद इट। सबके साथ ऐसा ही है ना, सिर्फ इंटेंशनली उनके साथ थोड़ी किया, लेकिन हो जाता है बाजों का। इवन देखिए, इसमें सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है ना, वो ये मैटर करती है बेटा कि आप कितना इसको डिसेंट तरीके से लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट टू पैनिक यू लूज एवरीथिंग। एक आंसर है जिसमें आपने कैलकुलेशन की, ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, अब ऑप्शन ए आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपको याद आया यार ऑप्शन बी करना था मुझे। सो अब यू नो दैट इज स्टिमुलस बीइंग क्रिएटेड। नाउ यू डोंट नीड टू रिएक्ट, यू नीड टू रिस्पॉन्ड। हो गया गलत, क्या बेहतर है वापस जाना? सवाल ही नहीं उठता, छोड़ो आगे चलते हैं। 1 मार्क गया, कोई बात नहीं, बाकी हम बचा लेंगे। लेकिन अगर वो 1 मार्क आपके आगे 50 एमसीक्यूज को हिट करा तो फिर आप बहुत बड़े बेवकूफ। ये इवन ओरिएंटेशन में भी बात बताई थी मैंने उन लोगों को, और अलग से डिस्कशन भी एक एक से किया था हमने। लेकिन वो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो समझते हैं टीचर सिर्फ दर्श दे रहा है और उसकी बात यहाँ से सुनकर यहाँ से निकल। तो वो इनिशियली अब मैंने डिसाइड किया था कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए उसका सेशन एंड में रखा जाए। जब एंड में एक सेशन उसी के ऊपर होगा ना, तो सिर्फ वो आएगा जो सुनने के मोड में होगा, सिर्फ वो आएगा जिसको पता होगा कुछ जरूरी हो रहा है, तो उसका फिर फायदा ज्यादा। तो इन चीजों से डरना नहीं है, तैयारी अपनी पूरी करनी। और ये मसले सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये उन 20,000 लोगों के साथ होंगे जो उस टेस्ट में देंगे। तो कोई मसला नहीं जब सबके साथ हो। नेक्स्ट क्या, अभी तक नॉट क्लियर कि हार्ड कॉपी में है टैबलेट में, अभी तक नॉट क्लियर। जो इनका पैनल बैठता है उसमें मैं होता हूँ यूजुअली, जिसमें ये लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो अभी तक दे आर स्टिल फाइटिंग ईच अदर। नहीं मतलब हम तो एज अ ट्रेनर ही जाते हैं, वो हमसे मांगते। गवर्नमेंट वाले कभी भी आपसे राय नहीं मांगते, तो हमें सिलेबस मिल जाएगा, हम सिलेबस तो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिलेबस बहुत चेंज हो जाता, शिफ्ट होगा, उसके लिए फिर हमें मैनेज करना पड़ेगा। जी नहीं, मैं कराऊंगा आपको, मार खाएंगे आप मुझसे बना। ये लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था, आई गेस ये आया था जून में, तो तब तक बेटर ये होता है जैसे हम कर रहे होते हैं। अगर मुझे इस सिलेबस में एक टॉपिक दिखा है ना, तो हमने वो पूरा पढ़ लिया, यानी कि वहां पे आइसोमेरिज्म दिखा है। अब देखिए मैं आइसोमेरिज्म में कहाँ तक चला गया। अब इसमें क्या क्या करेगा वो, ये बोलेगा ये नहीं आ रहा, अच्छी बात है नहीं आ रहा, लेकिन ये तो नहीं बोलेगा इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा है ही नहीं आइसोमेरिज्म में कुछ। पूछेगा क्या मुझसे? यस, यू हैव अ क्वेश्चन।
Beta, we can end, okay? If you have question, you can come. Or metamerism. किस तरह से? वो इंक्लूडेड नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इनके इंक्लूडेड नहीं। स्ट्रक्चर में नहीं लूंगा, वरना नाम लिख देंगे। 4 ऑप्शन में मैं आपको 4 नाम दे देता हूँ और मैं आपसे फिर ये कह देता हूँ कि इनमें से कौन सा वाला, ये वाला आइसोमेरिज्म। हम क्वेश्चंस करते हैं, वैसे स्क्रीन पे आप देखेंगे। स्मूथ है ना? आईपैड से अच्छा है। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल आप अल्डिहाइड की बात करें, अल्डिहाइड क्या कभी बीच में हो सकता है? तो उसमें कहां से आ गया मेटामेरिज्म? अच्छा, ओके, तो फिर वो तो आइसोमेरिज्म में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आइसोमेरिज्म में हमने अभी तक, आपने नोट किया होगा, जितने भी किए हैं डिस्कशन, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। एक चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ये आपने ये किया है ना, आपने ये तो किया ही नहीं है कि एक चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप। हाँ, आइसोमेरिज्म में हम कभी भी ये नहीं फिगर ही नहीं। ठीक है, मेटामर तो बना ही नहीं ना, मेटामर बीच में कहां से आया? अल्डिहाइड सही है, नहीं लगेगा, फंक्शनल ग्रुप लगेगा। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। स्पेसिफिक आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम उनको लेके जाएंगे, मेटामेरिज्म में। क्योंकि मेटामेरिज्म की जो फर्स्ट कंडीशन है, इट हैज टू बी सिंगल फंक्शनल ग्रुप, सिमेट्री एसिमेट्री मल्टीपल होंगे, फंक्शनल में लेके जाएंगे, बिकॉज़ दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। एग्जैक्टली। होना चाहिए यस। बेसिकली मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म अलग से होना ही नहीं चाहिए, पोजीशन में आना चाहिए। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग है, ये ऐसा कहते हैं, समझ रहे हैं आप? मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, ये कह रहा है कि ऐसे पढ़ाओ। तो दैट इज दैट यू नो वी, अब मुझे हमें पता चलना चाहिए ना कि यार अब आप एग्जाम में बैठे हो, यार ये मेटामेरिज्म क्या भला है, यू नो हमने तो पोजीशन में पढ़ा था और हम लिंक भी कर रहे होंगे और ऑप्शन में पोजीशन होगा ही नहीं, सो हाउ वुड बी आइडेंटिफाई? तो फिर वी वुड प्रायोरिटाइज कि ये इनके हिसाब से किस में जा रहा है। इनके हिसाब से अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट ओरिएंटेशन है तो मेटामेरिज्म, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 3 है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे ऊपर है तो पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे। आज वो मखलूक चुप बैठी थी तो तुम लगे, कल तुम नहीं आए, कल ज्यादा मजा आया। बस कल हो गया नहीं यार, ये मेरी जिंदगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूंगा, लेकिन फारी होगी। आप इसका वो ले लेना ऑनलाइन स्टूडेंट, यू हैव अ क्वेश्चन? खत्म किया।